हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ने की कला पर। आज हम ट्रांसफ़र और प्रॉपर्टी लॉ की 5th यूनिट लेके आए हैं, रैपिड रिवीजन कोर्स। ठीक है, तो फटाफट से आइए और 20 नंबर 1 और 20 क्वेश्चन को देख लेते हैं। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनते हैं। दोनों में से एक क्वेश्चन डेफिनेट आएगा तो हम दोनों को ही डिस्कस कर लेंगे। ज़्यादा नहीं, ये वीडियो मात्र 10 या 15 मिनट का बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पट्टे की परिभाषा और क्या। तो सबसे पहले पट्टे में क्या होता है, पट्टे के प्रावधान देखते हैं। धारा 105 से 117 में प्रावधान दे रखे हैं। ठीक है, और पट्टे के आवश्यक तत्व क्या होते हैं। देखिए पट्टा क्या होता है, पहले पहले ये देख लेते हैं। आप अपनी सीरीज खोल लीजिएगा और सीरीज में मैच करते जाइएगा, मिलाते जाइएगा। देखिए पट्टा किसे बोलते हैं। संपत्ति अधिनियम 1882 की धारा 105 में पट्टे के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में दे रखा है और उसके आवश्यक तत्व दे रखे हैं। पट्टा नॉर्मली क्या होता है, ठेके पर कोई जमीन देते हैं ना अपन, उसको बोलते हैं पट्टा। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कोई व्यक्ति किसी स्थावर संपत्ति क्या होती है, अचल संपत्ति। देखिए पट्टा ओनली अचल संपत्ति का ही मिलेगा अपने को। ठीक है, किसी स्थावर संपत्ति के उपभोग करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिफल स्वरूप अंकित करता है। मतलब कोई संपत्ति अपन कोई पट्टा देता है तो वो अपने को पैसे देता है और अपन अपना खेत उसको अपन पट्टे पे दे देते हैं। ये नॉर्मल बात बोली गई है। एक नॉर्मल सी डेफिनेशन लिखनी है अपने को। जब कोई व्यक्ति किसी स्थावर संपत्ति के उपभोग करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिफल स्वरूप अंतरित करता है, वह पट्टा कहलाता है। ठीक है जी। देखिए अब इसमें एक एग्जाम्पल लिखना है कि कै अपना एक भूखंड ख को 1500 रुपये प्रति माह के भाटक पर 10 वर्ष के लिए देता है। यहाँ भाटक क्या है, भाटक मतलब हो गया रेंट। ठीक, किराए पर देता है उसको। जो कै है वो अपना एक मकान है या भूखंड है, वो ख को 1500 रुपये प्रति महीने की दर से उसको देता है 10 साल के लिए पट्टे के ऊपर। इसको बोलेंगे पट्टा। मतलब जो किराएदारी होता है वो रेंट एग्रीमेंट, वो एक तरह से पट्टा ही माना जाता है। ठीक है, इसके देखिए आवश्यक तो जिसमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी संपत्ति के उपभोग या अधिकार का अंतरित किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, ऐसी संपत्ति स्थावर होनी चाहिए। ठीक है, इनमूवेबल होनी चाहिए, मतलब कि स्थावर होनी चाहिए। चल संपत्ति का पट्टा नहीं होता है। उपभोग का अधिकार अभिव्यक्त विवेचित या शाश्वत अवधि के लिए अंकित होना चाहिए। ठीक है, मतलब उपभोग का जो अधिकार होता है वो शाश्वत अवधि के लिए होना चाहिए। ठीक है, और संपत्ति के उपभोग के बदले में प्रतिफल दिया जाना होना चाहिए। अब देखिए इसकी आवश्यकता तो देख लें। पट्टे के पक्षकारों का सक्षम होना, पट्टे की विषय वस्तु और संपत्ति का अंतरण और प्रतिफल और अवधि। ठीक है, पट्टे के पक्षकार दो होंगे। जो पट्टा करेगा, जो पट्टा देगा उसको बोलते हैं पट्टाकर्ता, और जो पट्टा लेता है उसको बोलते हैं पट्टेदार। तो जो पट्टा देता है पट्टाकर्ता उसको अंतरक भी बोलते हैं, और जो पट्टा लेता है पट्टेदार उसको बोलते हैं अंतर्वृति। इसमें एक केस होता है, एक कम्बरा अय्यर बनाम मीनाक्षी अम्मा के मामले में बोला गया है। जो पट्टाकर्ता होता है उसको भूस्वामी बोलते हैं, और जो पट्टादार होता है उसको किराएदार बोला जाता है। अब पक्षकारों का सक्षम होना। ठीक है, पक्षकार क्या होने चाहिए, पक्षकार स्वस्थ होने चाहिए। ठीक है, वयस्क होने चाहिए, और अवयस्क पट्टादार नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें प्रेमला बनाम जोगेश्वर केस दे रखा है। ठीक है, फिर आती है पट्टे की विषय वस्तु। इसमें देखिए विषय वस्तु में क्या हो गया, पट्टा कैसा होना चाहिए, अंतरण करने योग्य होना चाहिए, मतलब ट्रांसफर करने लायक होना चाहिए। कब्जे किए जाने योग्य, मतलब उस पर जिसका कब्जा कर सके आदमी, वो होना चाहिए। उपभोग किए जाने योग्य, उसका यूज़ कर सके। मान लिया एक खेत होता है अपना, वो अगर उसको जो एक ज़मीन होती है उसको अपने पट्टे पे देना चाहते हैं तो एक ट्रांसफरेबल भी है, अंतरण योग्य भी है। उस पर कब्जा भी किया जा सकता है और उसका उपभोग भी किया जा सकता है। ये पट्टे की विषय वस्तु हो गई। ठीक है, अब तो संपत्ति का अंतरण, मतलब जो पट्टा होता है, जो प्रॉपर्टी होती है वो ट्रांसफर लायक होनी चाहिए। उसका अपने को ट्रांसफर करने का अधिकार होना चाहिए। मान लो कि उसका जो उसके क्या बोलते हैं, उसका रजिस्ट्री होनी चाहिए, उसका पट्टा होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसका डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वेरीफाई होनी चाहिए, ऑथेंटिकेट होनी चाहिए, इसका ट्रांसफर किया जा सके। फिर आता है प्रतिफल। प्रतिफल क्या होता है, जो अपन को, जो मान लो अपनी जमीन किसी को पट्टे पे दे रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं, तो अपने को पैसे देगा। वो पैसे क्या है, वो पैसे हो गया प्रतिफल। मतलब पैसा देना ही चाहिए। मतलब आप किसी को जमीन दे दो पट्टे के ऊपर, वो आपको पैसे नहीं देगा तो वो पट्टा नहीं माना जाएगा, उसका प्रतिफल होना आवश्यक होता है।
ठीक है, चाहे वो किराए के रूप में हो सकता हो, चाहे वो किराया आपको कैश दे या फिर आप उसको आपको चेक दे, लेकिन वो प्रतिफल आपको जरूर देगा। फिर आती है इसकी अवधि। अवधि क्या होती है? अवधि इसमें इसकी तीन प्रकार दे रखे हैं, निश्चित अवधि और सामयिक अवधि और एक शाश्वत काल के लिए पट्टे। ठीक है, निश्चित अवधि क्या होती है? मान लो किसी के लिए 5 साल के दे दिया, 10 साल के लिए दे दिया, ठीक है, तो 5 साल जैसे ही पूरी कर लेगा उसके बाद में उसके ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं, वो अपने आप छोड़ देगा पट्टा। ठीक है, लेकिन एक होता है सामयिक पट्टा। ये क्या होता है? सामयिक पट्टा वर्ष अनुभव, मास अनुभव, मतलब 1 साल के लिए दिया, ठीक है, किसी को एक पट्टा 1 साल के लिए दिया, ठीक है, लेकिन वो पट्टा 1 साल के दिया, वो काम में ले रहा है, तो उस जो 1 साल का एक्सटेंड और कर दिया, उस पट्टे को एक्सटेंड और कर दिया। ठीक है, 11 महीने, जैसे मान लो रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए होता है, आप रेंट पे रह रहे हो किसी के पास, ठीक है, आप जनवरी में रहे और आपका नवंबर में आपका किराएदारी का वो जो है ना वो पट्टा वो एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो गया, तो आप दिसंबर में मकान खाली थोड़ी करते हो, आप दिसंबर में भी रहते हो और उस पट्टे को, उस किराएदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रोसेस करते हो, आप जगह को छोड़ते नहीं हो। ये हो गया समय सामयिक पट्टे के अंदर। फिर शाश्वत काल के पट्टे क्या हो गया? जो शाश्वत काल के पट्टा के, जैसे मेरा जो खेत है वो मेरे पिताजी का भी था, मेरे दादाजी का भी था और अब मेरे आने वाली पीढ़ियों का भी होगा, उसको बोलते हैं शाश्वत काल के लिए पट्टा। मतलब हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला जो पट्टा होता है उसको बोलते हैं शाश्वत काल के लिए पट्टा। अब देखिए पट्टे का प्रयोजन कैसे होता है, मतलब पट्टे को खत्म कैसे कर सकते हैं, ये धारा 111 में बताया गया है। कैसे ख़त्म कर सकते? समय बीत जाने पर, मान लो वो पट्टा था 5 साल के लिए, 5 साल पूरे हो गए तो वो पट्टा का जो वो पट्टा वो एग्रीमेंट उसका कैंसिल हो गया, ठीक है, उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। समय बीत गया, घटना घटित हो जाने पर, अब घटना कैसे घटित होगी? मान लो एक जो पट्टादार जो पट्टा करता है वो पट्टादार को ज़मीन देता है, ठीक है, और उस पर ये बोलता है कि भाई, मान लो पट्टादार के जो पट्टा करता है उसकी जो पट्टादार है उसकी डेथ हो गई, वो मृत्यु हो गई, तो पट्टा अपने आप में ही कैंसिल हो गया। तो ये घटना घटित हो गई, पट्टाकर्ता जो खत्म हो पट्टादार खत्म हो गया, तो फिर वो पट्टा भी कैंसिल हो गया। पट्टाकर्ता का हित समाप्त हो जाना। अब मान लीजिए कोई पट्टा देने वाला व्यक्ति है, ठीक है, उसने अपनी प्रॉपर्टी किसी को गिरवी धर रखी है, किसी को बंधक धर रखी है और उसने उसको पैसे नहीं दिए, तो फिर जो उसने बंधक धर रखी है वो उस पर कब्जा कर लेगा, तो जो पट्टा उसने किया था पहले वाले स्वामी ने, तो वो पट्टा कैंसिल हो जाएगा। हितों का विलय हो जाना। मान लीजिए कोई जमीन प्रॉपर्टी को पट्टे पे दिया, ठीक है, दिया, अब वो उस पे पट्टे पे दे रखा है, लेकिन फिर मालिक क्या सोचता है, आप यार ऐसा करो, आप इसको काम में ले रहे हो इस खेत को, तो ये पकड़ो इसके कागज़ और आप अपने इसको काम में लेते रहो, आपके नाम कर दी मैंने प्रॉपर्टी। ये हो गया हितों का विलय, मतलब मालिक पट्टे जो दार होता है, जो पट्टा उसको ही स्वामी बना दिया, तो वो हितों का विलय हो गया। अब भेड़पण द्वारा सरेंडर कर दिया। अब सरेंडर में क्या है देखिए, सरेंडर कर दिया, सरेंडर में क्या बोलेंगे अपन? सरेंडर मान लो कि जैसे कि मान लो कि जो प्रॉपर्टी होती है, जो मौखिक रूप पे किसी को पट्टे का अंतरण कर दिया, ठीक है, मान लीजिए मतलब कि वो संपत्ति थी पट्टेदार की, अब उसने उसको समझा दिया कि भाई आप आज से आप है ना इस प्रॉपर्टी का यूज आज से आप करो, उसको बोलते हैं अभ्यर्पण। अब संपत्ति जब जब्त कर लेता है, मान लीजिए किसी को कोई संपत्ति कोई बैंक के पास गिरवी रखी हुई है, ठीक है, और बैंक के पैसे नहीं दे रहा, तो उसको जब्त कर लेंगे। या फिर पट्टेदार ने कोई शर्त भंग कर दी, जो नियम है जो पट्टे लेने की, उसकी शर्त भंग कर दी, तो पट्टादार वापस उसका पट्टा करता वापस अपने पास ले लेगा उसको, ठीक है। जो पट्टादार है वो दिवालिया घोषित हो गया, तो पट्टा करता उसको वापस ले लेगा। पट्टेदार ने अपना हित त्याग दिया और किसी दूसरे व्यक्ति को पट्टा दे दिया, तो पट्टा करता उसको अपने पास ले लेगा, ठीक है। फिर इसमें 7वां पॉइंट आता है सूचना की अवधि के आधार पर। अब देखिए सूचना मतलब क्या होती है, जब पट्टे की पूरी क्रिया विधि मतलब पूरी प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो गई, मतलब पट्टा 5 साल का था वो ख़त्म हो गया, तो जो पट्टा करता होता है वो पट्टेदार को नोटिस देगा 15 दिन पहले, भाई मैं तुम्हारा टाइम बाद पीरियड पूरा हो रहा है और तुम ज़मीन को खाली करो, मैं किसी और को दूंगा, तो ऐसे वो खाली कर सकता है। पट्टे की संपत्ति को छोड़ने के लिए कह सकता है, मतलब जो काम पूरा हो गया पट्टेदार का, तो फिर वो क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को छोड़ देगा। छोड़ देने के आशय से, ठीक है, अब मान लो वो मतलब पट्टादार ये सोचता है कि भाई मेरे को ना काम नहीं करना, मेरे को लीज पर नहीं लेनी प्रॉपर्टी, उसकी आज से उसकी इच्छा है छोड़ने का, तो फिर वो छोड़ के जा सकता है। ये तो हो गया पट्टे का निर्बंधन के, मतलब पट्टे का अपन कैसे समाप्त कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि पट्टे जब्ती का अभ्यर्थन केस भी कर सकते हैं क्या? मान लो पट्टा जब्त कर लिया, क्या उसको दोबारा भी चालू कर सकते हैं क्या? हाँ जी कर सकते हैं, 111 में बताया गया है। इसमें बोला गया है कि जो पट्टा करता होता है
वो बोला है संपहरण की तिथि से 100 भाटे का प्रतिग्रहण करके, मतलब जो उसने पट्टा छोड़ा था पट्टेदार के द्वारा, तो उसको उस ज़मीन का किराया वसूल करने के बाद उस पट्टे को कंटिन्यू आगे चालू कर सकता है। जो उसका टैक्स होता है वो टैक्स किराए के रूप में उसके पास से वसूल कर सकता है। ठीक है, पट्टाकर्ता की तरफ से ऐसा कोई कार्य करके जिससे पट्टे को चालू मानने का कुछ आशय होता है, मान लो उसने उसके पास से पैसे ले लिए या फिर नया एग्रीमेंट बनवा लिया, तो ये माना जाएगा कि जो पट्टादार था उसका जो आगे टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है और वो प्रॉपर्टी उसी के पास मानी जाएगी। ठीक है, तो ये अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 20 नंबर का। अब देख लेते हैं दान, कि दान क्या होता है। देखिए दान है ना, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 122 के अंदर बताया गया है। ठीक है, दान बताया गया है। इसमें परिभाषा देखिए, परिभाषा क्या दे रखी है। इसमें बोला गया है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी चल या अचल संपत्ति का प्रतिफल के बिना किया गया ऐसा अंतरण जो उस व्यक्ति द्वारा जिसे वह किया गया है स्वीकार कर लिया गया है। तो मतलब पट्टे की दान की डेफिनेशन क्या है, इसमें 112 में 122 में बताया गया है कि दान है ना, हमें दान है ना वो चल संपत्ति का भी हो सकता है और अचल संपत्ति का भी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या बोला कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चल अचल संपत्ति प्रतिफल के बिना, मतलब उसमें पैसे, जब पट्टे में क्या होता था वो पट्टे में पैसे ले रहा था ट्रांसफर करने के बाद। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है प्रतिफल का अभाव रहता है दान करने के लिए। ठीक है, प्रतिफल के बिना। ठीक है, और उस व्यक्ति के द्वारा जिसको दान किया गया है उसने स्वीकार कर लिया है तो उसको दान बोलेंगे। अगर उसने अस्वीकार कर दिया तो उसको दान नहीं बोलेंगे। ठीक है, प्रतिफल के साथ उसको ट्रांसफर किया गया है तो वो भी उसको दान नहीं बोलेंगे। ठीक है, जो दान करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं दाता, और जो दान लेता है उसको बोलते हैं आदाता। ठीक है, आई बात समझ में। इसमें तोखा बनाम श्रीमती बीरू का केस दे रखा है। इसमें बोला गया है कि आदाता की सेवा, आदाता की सेवा स्वरूप दाता द्वारा उसे अचल संपत्ति अंतरित किया जाना दान है। ठीक है, मतलब सेवा के फलस्वरूप दाता द्वारा अदाता की सेवा सेवा स्वरूप दाता द्वारा उसे अचल संपत्ति अंतरित किया जाना दान है। अब इसके आवश्यक तत्व देखते हैं। इसके आवश्यक तत्व आते दान के पक्षकार होना, ठीक है, दान की विषय वस्तु होना, संपत्ति का अंतरण होना, प्रतिग्रहण एवं स्वीकृति का होना, स्वेच्छा होना, प्रतिफल का अभाव होना। ठीक है, इसके ये दे रखे हैं। अब देखिए दान के पक्षकार, अब दान में पक्षकार दो होंगे, एक दाता होगा और एक अदाता होगा। वो दोनों वयस्क होने चाहिए, स्वस्थ चित्त होने चाहिए और संपत्ति का स्वामी होना चाहिए दाता। ठीक है, तो ही वो दान कर सकता है। ठीक है, फिर देखते हैं अपन इसमें दान की विषय वस्तु। दान की विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, दान की विषय वस्तु अंतरण योग्य होनी चाहिए, मतलब ट्रांसफर करने लायक होनी चाहिए। दान के समय वो विद्यमान होनी चाहिए, अस्तित्व में होनी चाहिए। ठीक है, दो बातें बोली गई है दान की विषय वस्तु के लिए, एक तो ट्रांसफर योग्य होनी चाहिए और एक वो मौजूद होनी चाहिए वर्तमान समय के अंदर, जब दान किया जा रहा है तब वो मौजूद होनी चाहिए। फिर संपत्ति का अंतरण किया जाना, मतलब वही बात है भाई, संपत्ति का अंतरण मतलब संपत्ति का अंतरण करने के लिए न्यूनतम एक तो रजिस्ट्रेशन विलेख होगा, उसके ऊपर उसके दाता के साइन होंगे और उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए न्यूनतम 2 साक्ष्यों की आवश्यकता होगी, उनके साइन भी होंगे। ठीक है, लेकिन जो चल संपत्ति होती है ना, ये तो हो गया चल संपत्ति के लिए, लेकिन जो चल संपत्ति होती है उसका रजिस्ट्रेशन विलेख होता है, उसके लिए तो गवाहों की आवश्यकता नहीं होती है, उस पर ओनली जो दाता होती है उसी के साइन ही पर्याप्त माने जाते हैं। फिर चौथा पॉइंट आता है इसका स्वीकृति देना। ठीक है, जो अपने दान कर दिया, अदाता ने उस पर स्वीकृति दी या नहीं दी, वो उसकी भी इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, दाता के अदाता के द्वारा उसको स्वीकार किया जाना आवश्यक होता है। बिना वह अस्वीकार किए उस दान को पूर्ण नहीं माना जाएगा, और जब तक वो स्वीकार नहीं कर लेगा तब तक भी वो दान पूर्ण नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसमें केस दिया गया है गोराचंद बनाम मालविका के बारे में कहा गया है। इसमें बोला कि दान के समय ही उसे स्वीकार किया जाना आवश्यक नहीं है। ठीक है, अगर आज आप किसी को कोई वस्तु दान कर रहे हैं तो उसके द्वारा आज ही आवश्यक किया जाना नहीं है। क्या बोला गया है, दाता के जीवन काल में उसे कभी भी स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, और दाता जब तक जिंदा है तो अदाता के द्वारा उसको कभी भी स्वीकार किया जा सकता है। ये गोराचंद बनाम मालविका के मामले में बोला गया है। अब आती है स्वेच्छा। ठीक है, दान होता है वो हमेशा स्वेच्छापूर्वक किया जाना चाहिए, किसी के दबाव में, प्रेशर में, कपट में, छल की भावना से, द्वेष की भावना से या फिर असमय के असर में दान नहीं किया जाएगा। दान हमेशा स्वेच्छा से ही किया जाएगा।
ठीक है, दूसरे शब्दों में कहा गया है कि दान का स्वतंत्र सम्मति से किया जाना अपेक्षित होता है। फिर देखें प्रतिफल का अभाव, दान में हमेशा प्रतिफल का अभाव होगा, दान में प्रतिफल नहीं होगा, दान सदैव निष्प्रतिफल का होगा, यह स्नेह एवं सेवा के एवज में हो सकता है। दान हमेशा स्नेह और सेवा, प्यार और सेवा के अर्थ में किया जाता है। प्रतिफल, सेवा प्रतिफल की भावना के बिना की जाती है। ठीक है, अगर सेवा प्रतिफल के भावना के बिना की जाती है तो वो सेवा मान्य जाएगी। ठीक है, इसमें माधवराज बनाम काशीबाई के मामले में बोला गया है, सेवा के बदले किया गया संपत्ति का अंतरण अधिनियम दान है, बशर्ते की सेवा सेवा की भावना से नहीं की गई हो। ठीक है, प्रतिफल की भावना से नहीं की गई हो। ठीक है, ये हो गया अपने दान के आवश्यक तत्व। अब ये दान कैसे किया जाता है, इसकी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 123 में दिया गया है कि जो दान का रजिस्ट्रेशन होता है ना, उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन विलेख आएगा। ठीक है, उसके ऊपर दाता के साइन होने चाहिए और कम से कम 2 साक्ष्यों के द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, जबकि जंगम संपत्ति के लिए रजिस्ट्रेकृत विलेख द्वारा संपत्ति के कब्जे का परिधान करके ही किया जा सकता है। इसमें सुरेंद्र बनाम नथुलाल का केस दे रखा है। इसमें बोला गया है कि अचल संपत्ति के ऐसे दान को विधिमान्य ठहराया गया जो रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा किया गया था तथा वह विलेख दाता द्वारा हस्ताक्षरित एवं 2 साक्ष्यों द्वारा अनुप्रमाणित था। ठीक है, तो इसमें 3 बातें देख लिए, 3 बातें होनी चाहिए। आवश्यक रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा किया जाना चाहिए, दाता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और न्यूनतम 2 साक्ष्यों द्वारा अनुप्रमाणित होना चाहिए। और अगर अदाता अवयस्क है तो उसकी ओर से अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और जो अंगूठा का निशान होता है वो भी उस पर लगा सकता है। ठीक है, जो अवयस्क होता है वो उस पर अंगूठे का निशान लगाएगा भाई। ठीक है, फिर आता है दान का निलंबन भी किया जा सकता है, प्रतिसरण भी किया जा सकता है। अब आपने दान कर दिया, ठीक है, दान कर दिया, अब अपने चाहते हैं कि यार वो बंदा तो बेकार है, अब उस प्रॉपर्टी को अपन वापस लेना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रावधान है। अब देखिए, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के धारा 126 में दान के निलंबन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब वो प्रक्रिया कैसे है देखिए जी, दाता और अदाता करार कर सकेंगे कि यदि ऐसी विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर जो दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं करती है, दान निलंबित प्रतिसंग्रहित हो जाएगा, किंतु वह दान जिसके बारे में पक्षकार करार करते हैं कि दाता की इच्छा मात्र से पूर्णतः भागवत प्रतिसरण होगा, यथा स्थिति पूर्ण अथवा शून्य माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए करार के द्वारा मान लीजिए दाता और अदाता ने स्पष्ट करार कर लिया कि दान को निलंबन करने के लिए। ठीक है, तो वो करार दाता के द्वारा, दाता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो दान मान्य होगा या नहीं मान्य होगा। कैसे, मान लीजिए कहने को एक खेत इस अनुमति से बेचा, आरक्षित किया, दान पे दिया कि जो ख और उसके वंशज अगर कैसे पहले मर गए, ठीक है, अगर कैसे पहले मर गए तो क्या है ना, जो अपने दान की जो प्रॉपर्टी है उसको वापस ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ख के जो वंशज है और जो ख है वो क की जीवन, जो क है उसकी डेथ से पहले मर जाते हैं, तो जो क ने संपत्ति दान की थी ख के पास से, तो वो वापस क के पास आ जाएगी। तो ये हो गया करार के द्वारा, एग्रीमेंट के द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, मूलराज बनाम जमुना देवी का केस है हिमाचल प्रदेश का। उसमें बोला गया कि दाता द्वारा अदाता की पूर्व सेवाओं के एवज में दान किया गया था। ठीक है जी, अदाता ने दाता को अपनी सेवाएं नहीं दी, भाई प्रॉपर्टी मिल गई उसको तो अब क्यों सेवाएं देगी वो। ठीक है, सेवाएं नहीं दी। प्रश्न उठा कि क्या दाता दान का प्रतिसरण मतलब दान का निलंबन कर सकता है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा इसका नकारात्मक उत्तर देते हुए कहा कि दाता द्वारा दान का निलंबन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दाता द्वारा न तो ऐसी कोई शर्त रखी गई थी और न ही ऐसा कोई अधिकार अपने पास आरक्षित रखा था। ठीक है, तो देख लीजिए, एक बार दान होने के बाद में वो प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले सकता। लेगा कब, जब वो उसमें कंडीशन डाल देगा अपनी कि भाई ये कंडीशन होगी तो मैं प्रॉपर्टी वापस ले लूँगा। ठीक है, ये ध्यान रखने की चीज़ है। फिर आते हैं अन्य आधार, बताइए अन्य आधार कौन कौन से। दबाव हो गया, असमय असर हो गया, कपट हो गया, दुर्प्रदर्शन हो गया, भूल हो गया। मतलब जो अनैतिक या लोक नैतिक विरुद्ध कार्यों के द्वारा कोई संपत्ति दान में दी जाती है तो वो भी निलंबन मानी जाएगी। देखिए, अनैतिक एवं लोक नीति के विरुद्ध शर्तों वाला दान भी प्रतिसरणीय होता है। जैसे दाता द्वारा
अदाता को इस शर्त पर दान किया जाना कि अदाता की पत्नी दाता के पास रहेगी। घूमना बनाम रामचंद्र का केस है। ठीक है, इसमें ये क्या हो गया, ये अनैतिक हो गया, लोक विरुद्ध हो गया, इसलिए इसको दान को निलंबन माना जाएगा। अब देखिए, इसमें एक और बात आती है कि क्या रजिस्ट्रेशन से पहले दान का प्रतिशत किया जा सकता है। दान का निलंबन किया जा सकता, मान लो किसी को प्रॉपर्टी दान कर दी, ठीक है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया और उसने जिसको दान करी उसने उस पर कब्जा कर लिया, तो क्या उसका निलंबन किया जा सकता है। तो न्यायालय ने कहा कि नहीं, आपने कोई प्रॉपर्टी दान दे दी अदाता को, और अदाता ने उस दान को स्वीकार कर लिया और उस संपत्ति पर कब्जा कर लिया। ठीक है, चाहे रजिस्ट्रेशन हुआ हो या नहीं हुआ हो, तो भी आप उस दान को निलंबन नहीं कर सकते, क्योंकि उसको अदाता ने स्वीकार कर लिया है और उस पर कब्जा कर लिया है। इसमें एक सुंदर केस दे रखा है, कल्याण सुंदर बनाम करुणप्पा का मामला। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं 5th यूनिट के। उम्मीद है कि 20 मिनट में ही मैंने पूरे करने का प्रयास किया है। आप एक बार वीडियो देख लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिएगा। नेक्स्ट यूनिट का मैं जल्दी ही टॉपिक लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।